चलिए देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग द्विघात समीकरण में पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी का 4.3 उसका सॉल्यूशन किए हुए थे। पिछले क्लास में उसको हम लोग समाप्त किए हुए थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 4.4 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, है ना, द्विघात समीकरण का। अब यहाँ पर हम लोग को जो काम करना है उसमें से, जैसे हम लोग जो द्विघाती सूत्र निकाले हैं, द्विघाती सूत्र के मूलों का प्रकृति जो चेक किए हैं, जैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और उसमें d बड़ा होगा, छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, तो उसके लिए क्या होता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, है ना। जो भी इस चैनल को वॉच करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप पूरे पहले वीडियो को देखें। अगर बात समझ में आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ पर चूंकि आगे बहुत सारे हमने बताया भी है कि चैनल के माध्यम से आपको टोटल जितना भी स्टडी मटेरियल्स है, जितना भी पढ़ाई का व्यवस्था है, वह सब भाई आपके जैसे क्लास के अकॉर्डिंग होता है, सेम टू सेम वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 4.4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा देखेंगे। ये एक्सरसाइज 4.4 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिया गया द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि वह जो मूल है वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे। और फिर कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है, दो कंडीशन में हमको प्राप्त होता है। तब मूलों का अस्तित्व यानी कि d का मान यदि 0 के बराबर है तब मूलों का अस्तित्व मिलेगा, नहीं तो 0 से बड़ा है तब मिलेगा। इसका भी हमने कारण बताया था कि जब 0 से बड़ा d का मान होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना। या 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और 0 से जब छोटा हो जाता है यानी कि माइनस में हो जाता है तो मूल क्या हो जाते हैं, अवास्तविक हो जाते हैं। तो चूंकि हम लोग वास्तविक संख्या ही पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या के अनुसार ही काम कर रहे हैं, तो हमको चाहिए भी क्या, वास्तविक संख्या। तो अगर वास्तविक संख्या वास्तविक मान दे रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर वास्तविक मान नहीं दे रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। इस बात का हमको ध्यान रखना है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको जो काम करना है, यानी कि पहला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को ज्ञात करना है। यहाँ पे कोई विधि नहीं कह रहा है कि उन मूलों को गुणनखंड से बनाना है, कि मूलों को पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, कि मूलों को द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपको आसान लगे। 3 को विधि पढ़ चुके हैं, कौन कौन विधि पढ़े हैं मूल निकालने के लिए, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, है ना। और इसमें आप जानते हैं कि द्विघाती सूत्र को जो हम प्राप्त करते हैं वह पूर्ण वर्ग विधि से ही प्राप्त करते हैं, है ना। लास्ट जो रिजल्ट प्राप्त होता है, x का जो मान प्राप्त होता है, जो उसके लिए फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, वह फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र। लेकिन जिस प्रोसेस से वहां तक हम पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला जो क्वेश्चन है वह आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो अब देखिए हम यहाँ पर अगर तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे जो द्विघाती समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे क्या होता है व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। और एबीसी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा।
है ना। तो तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वहां पर ए होता है, तो ए बराबर कितना होगा बी, यानी कि एक्स का गुणांक -3 है ना। तो वहां पर क्या होगा, एक्स का गुणांक बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा -3। फिर सी बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, ए बी सी हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति बताएंगे, है ना, मूलों का अस्तित्व बताएंगे। तो मूलों की प्रकृति की विवेचना कौन करता है, उसका विवेचक, बताया ना कि रूट के अंदर जो वैल्यू होता है वही मूलों के बारे में बताता है कि मूल समान होंगे कि असमान होंगे, कि वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे। तो वही विवेचना करता है, वही प्रकृति बताता है, इसलिए उसको हम विवेचक भी कहते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। तो अब क्या निकालेंगे बताइए, डी का मान। अब डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, क्या हो जाएगा बताइए, बी का मान -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2, सी का मान 5, तो -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 का घटाओ, 4 गुना 8 बचे 40 में से 9 जाएगा -31। यह 0 से बड़ा है छोटा है, 0 से छोटा है। कोई भी ऋणात्मक मान हमेशा 0 से छोटा होता है। अब 0 से छोटा हो गया तो बताइए इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा, इसका मूल अवास्तविक एवं असमान होता है ना। जब अवास्तविक और असमान हो जाएगा तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, जहां पर डी का मान 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाए, हमारा काम वहीं पर बंद हो जाता है, आगे हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि मूलों का अस्तित्व हम देखेंगे कि नहीं होता है ना। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x²। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² -4√3x, है ना, +4 बराबर 0। ठीक है, फिर उसी तरह से काम करेंगे। बोलिए ए का मान बताइए 3, बी का मान -4√3, सी का मान क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डी बराबर होगा। अब बी का मान कितना है, का -4 गुना ए का मान, सी का मान, माइनस का पावर 2 क्या होगा, प्लस होगा, 4 का पावर 2 क्या होगा 16, और √3 का पावर 2 क्या होगा 3, घटाओ 4 3 12 चुका, और 16 3 48, घटाओ 48 क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। तब क्या होगा, इसका मूल समान एवं वास्तविक, अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व है तो मूल निकालेंगे, तो क्या x बराबर -b ±√d बटा 2a होगा, तो माइनस, अब b का मान कितना -4√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, और डी का मान कितना देखिए 0, तो 0 का रूट तो 0 ही हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना ए का मान कितना 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4√3 होगा, प्लस माइनस 0 तो गायब हो गया, अब बटा 2 3 हो जाएगा। और देखिए मूल समान होंगे, एक ही गुना हल आ रहा है यहाँ पर, तो यही अल्फा का भी मान होगा और यही बीटा का भी मान होगा, यानी कि अल्फा बराबर भी हम कहेंगे कितना 4√3 बटा 6, 2 दूना 4 2 3 6, 2√3 बटा 3, और बीटा बराबर भी 4√3 बटा 6,
यानी कि 2√3/3। बोले कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब इसको उतारिए थोड़ा, लिखिए। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है इसमें का, वो अभी इसी प्रोसेस से बनेगा। संभवतः थोड़े तो आप लोग बना लीजिएगा, हैं? जैसे क्वेश्चन है तीसरा, 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। बना सकते हैं सब? कोई ऐसा जिससे ना बनेगा? इसमें फिर वही d का मान b² - 4ac निकाल लेंगे। मूलों का हल अगर वास्तविक, समान या असमान जो भी हो, लेकिन वास्तविक होगा तो अस्तित्व होगा, और उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे कोई कह नहीं रहा है कि इसी विधि के द्वारा इसका हल निकालना है, मूल निकालना है। तो आपको जो आसान लगता है, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि और क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र, तीनों में से किसी के द्वारा करते हैं। तीनों से निकालेंगे तो और बेहतर है ना? आपकी समझ बढ़ेगी। पढ़ना तीनों को है, ध्यान में तीनों को रखना है, लेकिन एग्जाम में अगर कहीं किसी स्पेसिफिक से पूछेगा कि इसी विधि से बनाइए तो उस विधि से बनाएंगे आप, और नहीं पूछेगा तो जो आपके दिमाग में आसान लगे कि हाँ ये आसान है, आप जल्दी अब बना सकते हैं, जल्दी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, उस विधि से उसका काम करिए। बना सकते हैं तो इसको छोड़ दें हम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का वैसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है ना? यानी कि k का मान कब ज्ञात करना है? जब उसके जो 2 मूल है वह क्या हो? बराबर हो। और बराबर मूल कब प्राप्त होते हैं? जब d बराबर 0 होता है तब। जब d बराबर 0 होता है तब, यानी कि विवेचक का मान यदि 0 के बराबर है तो उसके मूल क्या होते हैं? बराबर और वास्तविक होते हैं। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है ना, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल यदि बराबर हो तो k का मान ज्ञात किया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 बराबर 0। अब बोलिए तुलना करने पर a का मान कितना, b का मान कितना और c का मान कितना हो गया? अब देखिए बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए क्या होता है? d बराबर 0 होता है, और d का मान कितना? b² - 4ac बराबर 0। b के जगह पर क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 3 बराबर k माइनस 4 गुना 8 का 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, तो k बराबर ±√24 है ना? तो अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तब इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना? 4 × 24 2√6 ±2√6, यही आपका k का मान हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है दूसरा जो क्वेश्चन, वह क्वेश्चन है kx × x - 2 + 6, kx × x - 2 + 6 बराबर यह दिया हुआ है। पहले इसको हल करते हैं। द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, हल करेंगे तो द्विघात समीकरण दिखाई देने लगेगा। kx से x में गुना करेंगे कितना होगा? प्लस माइनस, kx से 2 में गुना करेंगे तो प्लस 6 बराबर, तुलना करेंगे तो a का मान कितना? b का मान कितना? -2k। कभी भी चिन्ह के साथ कोई भी मान लिखते हैं, c का मान हो जाएगा। तो बराबर मूल के लिए देखना है ना, तो बराबर मूल के लिए क्या होगा? d बराबर 0, तो b² - 4ac बराबर 0।
हो जाएगा। तो b कितना -2k का, फिर 4 गुना a का मान k और c का मान 6 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 हो गया, k स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो -24k बराबर -24 को इधर भेज दे तो 4k स्क्वायर बराबर 24, k गुना में जाएगा तो 4 गुना में जाएगा तो गुना में k स्क्वायर बटा k और 24 बटा 4, एगो k से एगो k कट जाएगा और 4 छक k बराबर 6। यह आपका हो गया। समझ में बात आ रहा है। अब देखिए, जब भी प्रश्न आपको कहे कि बराबर मूल के लिए फलना का मान निकालिए, माने किसी अचर मान का किसी चर मान का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, अनडिफाइंड टर्म को निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे, d बराबर 0 कर लेंगे, उसका वैल्यू रख देंगे, आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया है? दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो इसको बनाइए, देखिए। अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है यदि वह जो बाग है वह आयताकार है और उसका जो लंबाई है वह चौड़ाई का 2 गुना है और क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल कह रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर है। तब आपको कह रहा है कि आम की बगिया बनाना संभव है कि नहीं, यानी कि उसका जब यदि हम मान निकाल सकते हो समीकरण से तो बगिया बनाना संभव है। अब मान नहीं निकलेगा, यानी कि जब उसका अस्तित्व मूलों का नहीं होगा तो आम की बगिया बनाना संभव नहीं। कैसे में रहेगा, मतलब कि अब यहाँ पर पहले हम लोग पढ़े थे, समीकरण बनाए थे और डायरेक्ट बिना संभव है कि हमने हल उसका निकाल दिया। यहाँ पर समीकरण बनेगा, अब समीकरण बनेगा उसके बाद आपको बताना है कि समीकरण से हल हमें मिलेगा सही में कि नहीं मिलेगा, है ना। तो यानी कि वह काम संभव होगा, हल मिलेगा तो वह काम संभव होगा, हल अगर नहीं मिलता है वास्तविक तो वह काम संभव नहीं होगा। वही कह रहा है कि क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो जैसे हम काम करते हैं समीकरण बनाने के लिए, काम वैसे ही करना है। यहाँ पे निकालना क्या है बताइए, लंबाई और चौड़ाई। तो आप काम क्या करेंगे, पहला बताइए, उसको मान लेंगे, है ना। लिखिए, क्या लिखेंगे, माना कि आम के बाग का लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई का 2 गुना है। लंबाई कितना x और चौड़ाई कितना y, x बराबर 2y हो गया। फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वह 800 मीटर स्क्वायर है ना। पुनः क्षेत्रफल कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि बगीचा जो है वह आयताकार है तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुना बराबर मीटर हो जाएगा। अब देखिए, तो लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान बराबर हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 से x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान, x का कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समझ में बात आ रही है। अब देखिए, अब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह पर 2y हो जाएगा, इंटू y अब बराबर कितना 8 हो जाएगा। अब बोलिए कितना हो गया, 2y स्क्वायर बराबर 800 मीटर। तो y स्क्वायर बराबर 800 अब बटा 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 400। तो y बराबर
प्लस माइनस रूट अंडर 400 का वर्गमूल कितना 20। तो अब देखिए लंबाई और चौड़ाई यानी कि दूरी की होता है, और दूरी माइनस में होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 को मिला है ना, एगो प्लस में और एगो, तो यहाँ पे माइनस वाला संभव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे प्लस वाला, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर। इसलिए लंबाई x बराबर कितना है 2i है, तो 2 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा 40। बोलिए कोई दिक्कत, बात समझ आया। तो आप बताइए संभव है कि नहीं है ना। यानी कि जो बगीचा बनेगा 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह का प्रश्न कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। यह आपको डिसाइड करके बताना है कि संभव है कि नहीं है ना। कह रहा है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप देख लीजिए कि पहले संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो आगे का काम कीजिए, है ना। क्या कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। कितना था 48 था। अब बताइए क्या करेंगे, 2 मित्र हैं, उनकी आयु निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों मित्र की आयु मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए काम कर रहे हैं। देखिए माना कि दोनों मित्र की आयु, माना कि दोनों मित्र की आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है, क्रमशः x तथा y वर्ष है ना। यह तो हमने मान लिया, प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है उसको मान लिया, है ना। अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, तो लिखिए उसके नीचे प्रश्न से क्या कह रहा है, मित्रों के आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। कितना है 20। लिखेंगे मित्रों के आयु का योग बराबर 20 वर्ष। मित्रों के आयु का योग बराबर 20 वर्ष हो गया। अब देखिए एक का आयु x है और दूसरे का आयु y है, तो योग निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 20। लिखिए उसके नीचे x प्लस वाई बराबर 20। अब आगे के काम में हमको सुविधा हो इसलिए यहीं से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, है ना। वो चाहे x का निकालना हो चाहे y का निकालना हो, तो उसके नीचे लिखिएगा y बराबर 20 माइनस x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बात समझ रही है ना। इसको नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए इसको। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। 48 है क्या 98, 48 है, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का हम निकालेंगे, तो लिखेंगे उसके नीचे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व हो गया। कोमा देकर के नीचे चले जाइए। आयु का गुणनफल बराबर, आयु का गुणनफल बराबर कितना 48। आयु का गुणनफल बराबर 48। अब देखिए अब भी एगो मित्र का आयु कितना है x है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, पूर्व पहले जब भी बात आए उतना कम कर देते, कितना हो जाएगा x माइनस 4। एगो मित्र का आयु अभी y है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा y माइनस 4 होगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, हम लिखेंगे x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4। बोलिए कोई दिक्कत, यह किसके बराबर 48। समझ बात आ रही है ना। चलिए अब यहीं पर देखिए एगो मान भी हम लोग निकाले हुए ना, तो इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से किसका मान उसमें निकाले, 1 में y का। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बात समझ आ रही है। अब देखिए
तो x का तो मान रखना नहीं है, तो इसको लिख दीजिए। वो कहते हैं y की जगह पर क्या आएगा बताइए, 20 माइनस एक्स है, तो y की जगह पर कितना हो गया 20 माइनस एक्स, फिर कितना है -4 बराबर 48 हो गया। अब देखिए तो x माइनस 4 है ना, और यह क्या हो जाएगा 20 में 4 जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। कोई दिक्कत, गुना कर लीजिए, x से इन दोनों में होगा, x से 16 में गुना होगा तो 16x, फिर प्लस माइनस माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर -4 से दोनों में होगा तो माइनस प्लस माइनस, 4 से 16 में करेंगे तो 64, माइनस माइनस, और 4 से x में करेंगे तो बराबर। कोई दिक्कत। अब देखिए, अभी देखिए यह x वाला यह x वाला पद समान हो गया, चिन्ह भी दोनों का समान है, यह भी प्लस और यह भी, तो पद समान चिन्ह समान तो क्रिया कौन सी का, जोड़ का, तो 16 को x और 4 को x का को x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, अब प्लस 48 से रहेगा तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यह भी अचर पद यह भी अचर पद, पद समान है और दोनों का चिन्ह माइनस है, तो पद समान चिन्ह समान तो क्रिया कौन सी का, जोड़ का, जोड़ेंगे 8 4 12 का हाथ लगा, 6 4 10 1, कोई दिक्कत, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस बराबर। क्लियर है ना। अब इसका हल देखेंगे कि संभव है कि नहीं है। इसको लिख चुके हैं लोग, नहीं लिखे हैं लोग? अच्छा चलिए पहले इसको लिखिए लोग, इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले इतना कीजिए, इतना, उसके बाद हम आगे इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इतना जो इक्वेशन आया है इसको पहले हम देखेंगे। हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले बताना है कि स्थिति संभव है कि नहीं है। तो स्थिति संभव तभी होगी जब मूलों का अस्तित्व होगा। तो पहले जो द्विघात समीकरण मिला उसके अनुसार इसको चेक कर ले, है ना। तो यहाँ पे इतना दिया हुआ, इसको दूसरे तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स है तो माइनस बी एक्स, और माइनस 112 है तो प्लस 112 हो जाएगा बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना हो गया, 1 x, a का मान 1, b का मान कितना हो जाएगा, c का मान 112 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम काम करेंगे, तो काम करेंगे d का मान निकालेंगे। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो b की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर कितना मान है 1, और c की जगह पर कितना है हो जाएगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर 400। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटाएंगे, यह दोनों अचर पद है, एगो प्लस एगो माइनस, तो क्रिया कौन सी घटाओ का, बड़ा में छोटा घटाएंगे, 448 में 4 से जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 48। 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। याद कीजिए हमने बताया है कि जब d का मान 0 से छोटा हो तो क्या होता है, उसका मूल असमान और अवास्तविक होता है, और इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। यानी कि हम लिखेंगे कि मूल चूंकि अवास्तविक और असमान होंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो यह स्थिति संभव नहीं है। अर्थात हम लिखेंगे कि यहाँ से हम दोनों मित्रों की आयु को निकाल नहीं सकते। बात समझ रही है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए मूल अवास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे, इसलिए मूल अवास्तविक एवं असमान होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं।
कौन स्थिति, यानी कि यहाँ पर मित्रों की आयु निकालना था, तो यहाँ पर यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए मित्रों की आयु को हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो इसको नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, यानी कि यह 3 जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में से पढ़े हैं, यहाँ पे यह क्वेश्चन का समीकरण बनाना है आपको, और समीकरण बना करके आप ही को बताना है कि इसके द्वारा जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका मान कितना होगा, आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे तीसरा नंबर हमने क्वेश्चन बनाया, उसमें था कि लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना था, तो उसको हम प्राप्त कर लिए थे क्योंकि वहां पे मूलों का अस्तित्व हमें प्राप्त हो रहा था। यही जब चौथा नंबर बनाया तो इसमें हम लोग देखे कि मूलों का अस्तित्व नहीं था, अतः इसका हल हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है और पार्क की बात हो रही है। यह नहीं कह रहा है कि वह पार्क कैसा है, तो संभवतः लंबाई और चौड़ाई तो आयताकार होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के, तो पहले लिखेंगे, लिखिए। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, उसके नीचे तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, y मीटर। प्रश्न से, उसके नीचे लिखिएगा प्रश्न से, कोमा देकर के नीचे आ जाइए, प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पार्क का जो परिमाप है वह 80 मीटर है, तो लिखेंगे प्रश्न से पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। ध्यान देंगे, परिमाप का मतलब क्या हो गया? परि का मतलब चारों तरफ, माप का मतलब कि मेजरमेंट जो मापते हैं वह, है ना। तो यानी कि चारों तरफ का जो माप होता है किसी ज्योमेट्रिकल रचना का, वही उसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो चारों माने आयताकार पार्क है तो चारों भुजाओं का माप, यानी कि क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसके नीचे लिखेंगे हम 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर। तो बोलिए एल प्लस बी बराबर कितना भाग 40 मीटर। एल का मान कितना है? x, और बी का मान कितना है? y। x प्लस वाई बराबर, अब किसी एक का मान निकाल लें, तो y बराबर 40 माइनस x, इसको एक समीकरण मान लेते हैं। बात समझ आ रही है? कहीं दिक्कत हो तो कहिएगा, ठीक है ना। इतना तक पहुंच गए। फिर आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना है। 400 मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर 2 बार आया है, तो निश्चित है कि 400 क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, है ना। आप जानते हैं कि एक डायमेंशन में कोई टर्म दिया रहता है तो वह लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, 2 गो में देता है तो वह क्षेत्रफल होता है, और 3 गो में अगर देता है तो आयतन होता है। क्या होता है? तो इसको समझ करके, यानी कि मात्रक अकेला आएगा तो क्या होगा? दूरी लंबाई के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मात्रक 2 बार आएगा, वही मात्रक मैंने पावर में 2 आएगा, तो क्या समझ लीजिएगा कि क्षेत्रफल का प्रयोग करना है। और यदि पावर में 3 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आयतन का प्रयोग करना। क्लियर है ना। तो कभी कभी अगर नहीं दे तो इसके द्वारा भी हम लोग इसको चेक करते हैं। तो आप देखिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना बराबर 400। लंबाई कितना? x, चौड़ाई कितना? y, बराबर कितना? हो गया। अब देखिए यहां पर y का मान निकाले है ना, x और y का मान कितना? 40 माइनस x बराबर कितना हो गया? 400। अब देखिए x से गुना करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर।
प्लस 40 इधर आएगा तो -40, अब प्लस 4 बराबर हो गया। अब पहले तो हमको यह देखना है कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा तो संभव है, अगर उससे छोटा हो जाएगा तो संभव नहीं है। तो पहले वही काम करते हैं। ए का मान बताइए 1, बी का मान और सी का मान हो गया। अब डी बराबर b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 1 और सी का मान 400, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। आई कितना हो गया 1600, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1600, 1600 में 16 हो जाएगा कितना, बोलिए। मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक और समान होंगे, इसलिए पार्क बनाना संभव है। अब पार्क बनाना संभव है तो इसको लिखेंगे, है ना। इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है, अतः पार्क बनाना संभव है। तब पार्क बनाना संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल लें हम, है ना। तो उसके द्वारा हम डायरेक्ट द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो x बराबर -b ± √d/2, इसे जल्दी रिजल्ट पर आ जाएंगे। तो माइनस, अब b का मान कितना है -40 है, प्लस माइनस डी का मान कितना है 0/2 गुना ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, आई तो 0 हो गया, अब बटा कितना 2 से 40 कटेगा कितना 20 आ गया, यानी कि x का मान 20 आ गया। और मूल समान है तो x बराबर भी 20 मीटर और y बराबर भी 20, यानी कि यह जो पार्क बनेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, समान होगी। यानी कि वह पार्क तब आयताकार नहीं होगा, कैसा होगा, वर्गाकार होगा। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है, किसी को दिक्कत भी है? तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी के द्विघात समीकरण का टोटल एक्सरसाइज हमने पूर्ण किया, समाप्त कर लिया, इसको पढ़ लिए। अब द्विघात समीकरण से जितना जो भी आपके पास बुक है, जो भी स्टडी मटेरियल है जिसमें द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, उससे सारे आप क्वेश्चन लेकर के आइए। कल अगले क्लास में हम लोग जो क्या है कि जितना भी आपका प्रॉब्लम है उस सब को क्लियर करेंगे, यानी कि हेल्प बुक का, मैंने इस एनसीईआरटी को छोड़कर के और सारे बुक में जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उस सबका समस्या का समाधान करेंगे हम लोग। यानी कि अगला क्लास आपके हेल्प बुक का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होगा, है ना। तो उसको लेकर के आएंगे अगले क्लास में, हम लोग वह पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम लोग अगले चैप्टर, अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।